दोस्तों, एक महिला की जब सरकारी नौकरी लग जाती है तो उसे अपने ऊपर इतना अहंकार हो जाता है, इतना घमंड हो जाता है कि वो ना तो अपने परिवार वालों को कुछ समझती है, ना ही अपने पति को कुछ समझती है। और फिर वो इसी अहंकार में अपने परिवार और पति को छोड़ करके चली आती है। लेकिन साथियों, कहते हैं कि वक्त की मार बहुत बुरी होती है। वक्त की मार के आगे कोई बच नहीं पाता। बड़े बड़े अमीर और राजादे और बड़े बड़े जमींदार और धनवान और बलवान सभी को वक्त के आगे झुकना पड़ता है। लेकिन किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब औरत कमाती है तो वो अपनी नजरों में ये समझती है कि ये सब नाकारे हैं, सब मेरी कमाई पर पल रहे हैं, सबके लिए मैं पाल रही हूँ, इनकी जिंदगी मैं काट रही हूँ और ये सब बेकार के लोग हैं। लेकिन जब घर में एक मर्द कमाता है तो पूरा परिवार खाता है, लेकिन फिर भी वो किसी से ये नहीं कहता कि मैं कमाई कर रहा हूं या फिर मेरी कमाई हुई दौलत पर सभी लोग पल रहे हैं। मर्द के अंदर इतनी शांति होती है, लेकिन वही औरत जब कमाने लगती है तो फिर वो धौंस झाड़ने लगती है। घर में परिवार में किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती, सबको वो अहंकार दिखाने लगती है। इसी प्रकार से एक महिला की जब सरकारी नौकरी लग जाती है तो उसे अपने अंदर इतना अहंकार हो जाता है और वो सबको छोड़ करके चली जाती है। लेकिन एक दिन वक्त ऐसा आता है कि जिस परिवार को वो छोड़ करके गई थी उसी परिवार में दोबारा से कई साल के बाद लौट करके आती है और फिर हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगती है, उनसे भीख मांगने लगती है और कहती है कि मुझे ज्यादा नहीं तो एक नौकरानी बना करके ही अपने घर में रख लो। आखिर उस सरकारी नौकरी वाली महिला के साथ ऐसा क्या हुआ था जो कि उसी परिवार में आकर के गिड़गिड़ाने लगी थी और फिर घर में रहने के लिए प्रार्थना करने लगी थी। ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, ये सच्ची कहानी काठमांडू की है। काठमांडू में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक नरेश नाम का लड़का था जो पढ़ाई लिखाई में काफी होशियार था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति के कारण वो ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया। उसके घर वालों ने सोचा कि चलो अब आगे कोई बिजनेस भी नहीं ये कर रहा है, पढ़ाई भी ज्यादा नहीं हो पाई इसकी, तो ये जवान हो चुका है, इसका विवाह कर देते हैं। फिर वो अपना विवाह कर लेता है, उसके घर वाले उसका विवाह कर देते हैं और जो लड़की जो होती है वो दुल्हन बनकर के, जिसका नाम साधना होता है, वो दुल्हन बनकर के नरेश के घर में आ जाती है। लेकिन जो साधना के परिवार वाले थे वो भी ज्यादा पैसे वाले नहीं थे, नॉर्मल क्लास के व्यक्ति थे, तो वो भी साधना को ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं पाए थे। लेकिन जब नरेश की शादी हो जाती है तो नरेश के लिए काम मिल जाता है, उस काम से वो पैसा कमाने लगता है। जब पैसा कमाता है तो साधना कहने लगती है कि देखो नरेश, अब तो तुम पैसा भी अच्छा कमा रहे हो और मेरी पढ़ने में बड़ी रुचि है, अगर तुम चाहो तो मुझे पढ़ा सकते हो और मैं पढ़ लिख जाऊंगी तो हो सकता है कि मैं कोई जॉब करने लगूं, कोई सरकारी नौकरी मिल जाए या कोई बिजनेस करने लगूं तो हमारे घर की आर्थिक स्थिति और भी अच्छी हो जाएगी। ये बात जब नरेश सुनता है तो नरेश कहता है इससे बढ़िया क्या बात है, तुम चाहो तो पढ़ सकती हो। अब नरेश अपनी पत्नी साधना के लिए पढ़ने के लिए बिठा देता है और साधना पढ़ने लगती है। धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता चला जाता है। नरेश कमाई करता है और खूब मेहनत करता है और जो भी पैसा कमाता है वो अपनी पत्नी साधना की पढ़ाई में खर्च करता है, उसके शौक शौक भी पूरे करता है। इस प्रकार से समय बीतता है। काफी समय के बाद में जब साधना पढ़ लिख जाती है, ग्रेजुएट कर लेती है, उसके बाद फिर वो नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकने लगती है। कहीं से भी अगर कोई जगह निकलती है तो वो तुरंत फार्म अप्लाई कर देती है। एक बार एक फार्म निकला था सरकारी जॉब में, जब रेलवे विभाग में जब फार्म वो डाल देती है, जगह निकली थी, तो उसमें वो भगवान की कृपा ऐसी हो जाती है कि वो उसमें सिलेक्ट हो जाती है। और जब रेलवे विभाग में जो वो कर्मचारी बन जाती है तो उसे अपने ऊपर बड़ा अहंकार होने लगता है कि अब तो मैं सरकारी नौकरी मेरी लग गई है। और फिर जब घर में वो लौट करके आती है तो अपने पति से तो कहती है कि मेरी सरकारी जॉब लग गई है, मैं सिलेक्ट हो चुकी हूँ, लेकिन घर में किसी से भी वो सीधे मुंह बात नहीं कर। जिस दिन से उसकी नौकरी सिलेक्ट हुई थी, वो नौकरी में लगी थी, उसी दिन से उसका रहन सहन रवैया जो था परिवार वालों के प्रति सब कुछ अलग हो गया था। बस वो उसी दिन से अहंकार पालने लगी थी और सोचने लगी थी कि मैं एक सरकारी नौकर हूँ और ये सब नाकारा लोग हैं, अब ये मेरी कमाई पर पलेंगे। बस यही उसके दिमाग में बात गूंजने लगती है। फिर वो ना तो अपने ससुर से सीधे मुंह बात करती है, ना सास से सीधे मुंह बात करती है, ना पति से सीधे मुंह बात करती है। वो सबसे झुझलाने लगती है। अब भाई वो सरकारी नौकरी में लगी हुई थी तो सास भी कुछ नहीं कह पाती थी कि बहू वही नौकरी से आती है, ड्यूटी करके आती है, तो ना तो सास काम की कहती हैं, ना ससुर कुछ कहते हैं।
प्यार दुलार तो बहुत तरह करते हैं, लेकिन वो किसी के ना तो प्यार को समझती है ना किसी के दुलार को समझती है, और वो सभी से झुंझलाने लगती है। सभी लोग अजीब प्रकार से जब सोचने लगते हैं कि आखिर बात क्या है, ये सभी से जब से ये मतलब सिलेक्ट हुई है, इसी की नौकरी लगी है, तब से ये किसी से सीधे मुंह बात नहीं कर रही है। तब उसकी जो सासू होती हैं वो उसी लड़की के, साधना की माँ से बात करती हैं और कहती हैं कि समदिन जी, आपकी लड़की की जब से नौकरी लगी है तब से ये किसी में से परिवार में सीधे मुंह बात नहीं कर रही है। आखिर ये ऐसा तो है नहीं कि ये कहीं दूसरी जगह से पढ़ के आई है। हमारे बेटे ने रात दिन मेहनत एक की और फिर इसे पढ़ाया लिखाया और फिर इसी वजह से इसे सरकारी नौकरी मिली। इसमें सहयोग तो हमारे बेटे का, हमारा सबका रहा, लेकिन तुम्हारी लड़की को इतना अहंकार हो गया कि ना तो वो हमसे सीधे मुंह बात करती, ना हमारे पति से करती, ना हमारे बेटे से बात करती। ये बात जब वो सुनती हैं तो कहती हैं कि समदिन तुम चिंता मत करो, हम अपनी बेटी को समझाएंगे, डांटेंगे, आखिर ऐसा क्यों करती है, और तुझे आगे बढ़ाने में सहयोग तो ससुराल वालों का रहा है, तो उनका एहसान तुझे मानना चाहिए। लेकिन कुछ देर के बाद में जब साधना की माँ उसके फोन पर फोन करती हैं, तब साधना भी उन्हें उल्टा जवाब दे देती है और कह देती है कि माँ, तुम्हें हमारे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारी ससुराल का मामला है, तुम्हारे घर का नहीं है, और ससुराल का मामला हम खुद जानते हैं कि कैसे सुलझाया जाएगा। ये बात सुनकर के उसकी माँ बड़ी हैरत में पड़ जाती है, सोचने लगती है कि इस लड़की को हो क्या गया। आज से पहले इसने ऐसी कभी बातें नहीं की थी, इसे डांट दिया करते थे तो रोने लगती थी, आंसू टपकाने लगती थी, लेकिन आज तो बहुत बड़क बोल हो गई है, एक जवाब भी नहीं सुन रही है, हर बात का चार चार बोल लौट करके कह रही है। ये बात जब वो साधना की माँ अपने पति से कहती है तो वो भी बात करते हैं साधना से, तो साधना इसी प्रकार के तीखे जवाब अपने पिता को भी देती है। उसके पिता भी बड़े हैरत में पड़ जाते हैं कि आखिर इस लड़की पर कौन सा भूत सवार हो गया है, क्या पागल हो गई है ये, इसकी नौकरी क्या लग गई, ये तो सब की औकात भूल गई कि आखिर कौन माँ है, कौन पिता है, कौन भाई है, कौन पति है। अब वो लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन इधर जो नरेश होता है वो कहता है कि साधना एक बात बताओ, तुम्हें इतना अहंकार हो गया है, आखिर तुम कोई ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पढ़ा लिखा करके भेजा था। अरे हमने रात दिन मेहनत की, उसके बारे में तुमने सोचा, हमने रात दिन मेहनत करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया, तब जाकर के तुम्हारी नौकरी लगी है। हमने तुम्हारा रात दिन सहयोग किया, हमने खुद अपने पेट नहीं खाया, एक एक पैसा जोड़ करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया, और तुम सारे एहसान भूल गई और आज तुम खुद पर अहंकार करने लगी हो। तब वो कहती है कि जब तुम्हें इतना अहंकार दिख रहा है तो फिर मेरे साथ रह क्यों रहे हो, मुझसे दूर रहो ना। फिर नरेश कहता है कि ठीक है, ऐसी औरत से तो दूर ही रहना भला है, ना तो तुम हमारे बाप की हो, ना माँ की हो, ना हमारी हो, फिर तुम्हारे पास तो रहना ही बेकार है। वो साधना कहती है कि ठीक है, तुम दूर रहो, हम दूर रहेंगे, हम खुद कमाते हैं इतना जो हम अपना भरण पोषण कर सकें। इस प्रकार की बातें वो अपने पति नरेश से करती है। वो भी बेचारा परेशान हो जाता है। अब साधना जो होती है वो अपनी ड्यूटी जब करती है तो वहीं एक रूम ले लेती है, उसी रूम पर रह करके वो अपनी ड्यूटी करने लगती है। लेकिन इधर नरेश जो होता है वो अपने माता पिता के साथ रहता है, और फिर दोनों के बीच में कोर्ट में कागज भी पेश हो जाते हैं, फाइल पेश हो जाती है तलाक के लिए। लेकिन कुछ दिन केस चलने के बाद उन दोनों के बीच में तलाक भी हो जाता है, नरेश और साधना के बीच में। जब तलाक हो जाता है, क्योंकि साधना तो वैसे भी चाह रही थी कि नरेश हमें तलाक दे दे और हम दूर रहें इससे, क्योंकि ये सब हमारी कमाई पर पलेंगे अब, क्योंकि इनका तो कोई रोजगार है नहीं। बस यही विचार करके उसके अंदर अहंकार आ गया था और अपनी नजरों में किसी भी परिवार वाले को कुछ नहीं समझ रही थी। जब साधना अलग हो जाती, नरेश भी अलग हो जाता। इधर तो नरेश अपने घर रहने लगता है, अपने माता पिता के साथ रहता है, माता पिता की देखरेख करता है। जब 6 साल बीत जाते हैं साधना को अलग रहते हुए, नरेश को अपने माँ बाप के साथ रहते हुए, तो 6 वर्ष के बाद में उसके माँ बाप कहते हैं कि बेटा नरेश, अब तुम दूसरा विवाह कर लो, तुम्हारा तलाक भी हो गया है। नरेश कहने लगता है पिताजी मैं विवाह तो कर लूं, लेकिन ऐसी ही महिला अगर दोबारा से मेरे पल्ले पड़ गई तो मेरा तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। आखिर मैं कैसे विवाह करूं, मेरा इच्छा बिल्कुल भी नहीं कर रही है कि मैं विवाह करूं, मेरा विश्वास महिलाओं से उठ चुका है। तब वो कहते हैं कि नहीं बेटा, सभी महिलाएं एक जैसी नहीं होती, कोई संस्कारी भी होती है। तब वो एक गांव से, नरेश अपने पिता की बात मान लेता है और एक रिश्ता एक गांव से आता है, वो कम पढ़ी लिखी लड़की होती है। तब नरेश उसके साथ विवाह करता है, लेकिन वो बेचारी पढ़ी लिखी तो कम थी, गरीब परिवार की थी, लेकिन वो घर के संस्कार बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि घर को किस तरह से चलाया जाता है, सास ससुर की इज्जत कैसे की जाती है।
पति की इज्जत कैसे की जाती है और बहुत ही मेल प्रेम से रहती है, पूरे परिवार को जोड़ करके चलाती है। अच्छे से उसका परिवार चल रहा था। धीरे धीरे वही वक्त बीतता चला जाता है। एक दिन नरेश जो होता है अपनी पत्नी जिसका नाम शिखा था, शिखा के साथ बैठा हुआ था। उसके माँ बाप भी नरेश के बैठे हुए थे घर में। सभी चारों लोग वार्तालाप कर रहे थे, अपनी अपनी पिछली बातों को याद कर रहे थे। इसी बीच दरवाजे की घंटी बाजती है। तब नरेश उठ करके जाता है और दरवाजा जैसे ही खोलता है तो फिर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो एकदम से चौंक जाता है। नरेश ने देखा कि सामने उसकी जो तलाकशुदा पत्नी थी, जो उसे छोड़ करके चली गई थी, जिसका नाम साधना था, वही बुरी हालत में दरवाजे पर खड़ी हुई है। तब नरेश कहता है कि साधना, तुम कैसे यहाँ आ गई और तुमने हमारे घर का दरवाजा कैसे देख लिया? क्योंकि तुम तो एक सरकारी नौकर हो और तुम्हारे पास तो बहुत सारा पैसा है। भाई तुम अमीर बन चुकी हो, हम गरीब लोग हैं, और तुमने फिर यहाँ आने की क्या जरूरत की? तुम्हारा तो तलाक हो चुका है। ये बात जब नरेश की जब वो साधना सुनती है तो फिर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, रोने लगती है और हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगती है और कहने लगती है कि नरेश, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने न जाने अपने अहंकार में तुमसे क्या क्या कह दिया था। तब नरेश कहता है कि आखिर तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई, तुम क्यों आई हो? तब वो कहती है कि मैं आई तो इसलिए हूँ कि मैं दर दर भटक रही हूँ, मेरी कोई बात पूछने वाला नहीं है, आप मुझे अपने घर में रख लीजिए। तब नरेश कहता है कि ये तो नामुमकिन है। उसकी बात सुनकर के नरेश के जो माँ बाप होते हैं अंदर घर में बैठे हुए होते हैं, वो भी आ जाते हैं और कहते हैं कि बेटा किससे बातें कर रहे हो? जब उसके माँ बाप देखते हैं तो सामने साधना खड़ी थी, बुरी हालत में थी। तब वो नरेश के माता पिता कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हें क्या जरूरत है? तब नरेश के माता पिता कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हें क्या जरूरत है? तुम तो एक सरकारी नौकर हो और हम जैसे गरीब लोगों की यहाँ तुम्हारा क्या काम है? ये बात सुनकर के वो रोने लगती है, हाथ जोड़ने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है साधना, और कहती है माँ बाबूजी मुझे माफ कर दो, अपने घर में रख लो। फिर नरेश के माँ बाप कहते हैं कि इस घर में अब तुम्हें कोई जगह नहीं है, हमने अपने बेटे की दूसरी शादी कर ली है और अब तुम्हें यहाँ रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। ये बात जब वो सुनती है साधना तो फिर वहीं बैठ जाती है, अपना सर पकड़ करके और जोर जोर से रोने लगती है। तब नरेश कहता है कि आखिर साधना एक बात बताओ कि आखिर तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ, तुम्हारी नौकरी कहाँ गई? तब वो रोने लगती है और कहने लगती है कि नौकरी तो मेरी छूट गई, मैं टीटी के पद पर कुछ दिन के बाद सिलेक्ट हो गई थी, तो मैंने एक व्यक्ति से पैसे मांगे थे, उस पर टिकट नहीं था रिजर्वेशन में, तो उसने मेरी फोटो खींच करके पोर्टल पर डाल दी और फिर रिश्वत लेते हुए मुझे घोषित कर दिया गया। उसकी जांच बिठाई गई तो उसमें मैं दोषी पाई गई, तो मुझे सस्पेंड कर दिया गया और मेरे ऊपर केस भी चल रहा है और मैं नौकरी से बर्खास्त हो गई। कुछ जुर्माना भी मेरे ऊपर लगा, सारा पैसा उसमें चला गया। कुछ दिन के बाद सब पैसा खर्च हो गया। कितनी दिन मैंने ड्यूटी की थी, थोड़े दिन कर पाई थी, कोई खास पैसा मेरे पास एकत्र नहीं हुआ, कुछ पैसा बचा है। अब मैं तुम्हारे बिना कहाँ जाऊं, किसके सहारे रहूं? रोने लगती है ये बात सुन करके। नरेश और उसके माता पिता कहते हैं कि ठीक रहा, भगवान ने सही किया कि तुम्हारी औकात वापस तुम्हें याद दिला दी कि तुम किस औकात की थी और फिर तुम्हारी नौकरी लगते ही तुम कहाँ पहुंच गई थी। तुमने हम सबका इतना अपमान किया, हमारे सबकी इतनी बेइज्जती की, ना तो तुमने अपने माँ बाप की बात मानी ना हमारी बात मानी। तुम अपने अहंकार में इतनी खो गई थी कि तुम्हारी नजरों में हम सब कीड़े मकोड़े लग रहे थे और तुम एक पैसे वाली बन गई थी। भगवान का न्याय बिल्कुल सही होता है, गलत नहीं होता। अब तुम अपनी औकात पर आ गई और इसी डेरी को अब आकर के चूमने लगी थी। कहाँ तुम अपने मुंह से कह रही थी कि मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे जाना है, अब जाइए। फिर वो साधना बहुत ज्यादा रोने गिड़गिड़ाने लगती है। तब नरेश के माँ बाप को दया आ जाती है। वो कहते हैं ठीक है बेटा, इसे घर में रख लो, लेकिन जब इसकी शिखा की अगर राजी होगी तो। तब शिखा कहती है कि क्या बताएं माँ बाबूजी, ये भी तो आखिर इस घर की पहले पत्नी थी, लेकिन इससे गलती हो गई है, इतनी रो रही है, बिलख रही है, इसका दर्द मुझसे नहीं देखा जा रहा है। तो नरेश से कहती है कि इसे भी स्वीकार कर लो, हम दोनों बहने बहने होकर के रह लेंगे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। फिर शिखा भी मंजूरी दे देती है और फिर शिखा जो होती है वो साधना को अपनी बहन स्वीकार कर लेती है और फिर नरेश उन दोनों को अपनी दोनों पत्नियां स्वीकार कर लेता है और फिर अपने घर में रहने लगते हैं, बड़े आनंद से अपने जीवन को बिताने लगते हैं। तो साथियों, ये थी कहानी एक अहंकारी औरत की। ये कहानी सुना करके हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी को परेशान करना नहीं है। इस कहानी से आपको जरा सी भी सीख मिली हो तो प्लीज अपनी राय हमें जरूर कमेंट में दें
और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट घटना वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।